नमस्कार साथियों, राधे राधे। मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी विद अंजलि यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा संविधान सभा के कुछ प्रमुख समितियों के बारे में, जिसमें हमने प्रारूप समिति के बारे में जाना, संघ शक्ति समिति, संघ संचालन समिति, कुछ ऐसी ही विशिष्ट बहुत सारी समितियों के बारे में जाना। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम संविधान सभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे, जिन तथ्यों से हमारे कोई भी एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले भी यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी हमारी क्लासेस आए तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हमारे इस वीडियो को आप अपने हर एक स्टडी ग्रुप्स या कोई भी सगे संबंधी दोस्त हैं तो उन तक से जरूर पहुंचाएं और हमारे वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आज के क्लासेस की हम शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनसे एग्जाम्स में डायरेक्ट सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान सभा के सदस्यों के बारे में। यहाँ हम ब्रीफली लेकर चलेंगे क्योंकि डिटेल में हमने पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो अगर हम संविधान सभा के सदस्यों के बारे में बात करें, संविधान सभा के सदस्य तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे और इस 389 में से 296 सदस्य निर्वाचित थे। 296 सदस्य निर्वाचित थे और 93 सदस्य मनोनीत थे। 93 सदस्य मनोनीत थे। लेकिन यह जो डेटा है यह विभाजन के पहले, हम सबको पता है कि 14 अगस्त 1947 को हमारे देश भारत से पाकिस्तान को पृथक कर एक अलग राष्ट्र का गठन किया गया। तो यह जो डेटा है यह विभाजन के पूर्व का है। लेकिन विभाजन के पश्चात का डेटा हम देखें तो अगर हम विभाजन के बाद की बात करें, विभाजन के बाद कुल कितने सदस्य थे? विभाजन के बाद थे कुल 299 सदस्य। अब इन 299 सदस्यों में से 229 सदस्यों में से 229 सदस्य थे ब्रिटिश प्रांत से। 229 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे और कुल 70 सदस्य देशी रियासतों से थे। देशी रियासत से हुआ करते थे। अब आगे हम बात करते हैं कि क्या जो इन सदस्यों का चुनाव हुआ था वह प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा हुआ था, यानी जैसे हम आज के एमएलए को चुनते हैं इस तरह चुनाव हुआ था क्या? तो ऐसा चुनाव नहीं हुआ था। इनके सदस्यों का जो चुनाव हुआ था, इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष हुआ था।
निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। तो अब हम बात करेंगे कि जब अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुए थे तो इसके चुनाव में किन लोगों ने भाग लिया। तो यह जो चुनाव कराए गए इनमें एमएलए के माध्यम से चुनाव हुआ था, यानी एमएलए ने भाग लिया। यह जो अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ इसमें एमएलए ने भाग लिया था, एमएलए के माध्यम से हुआ। और यह जो एमएलए हैं ये कौन है, तो विधानसभा के सदस्य, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के सदस्यों के द्वारा इसका चुनाव कराया गया था। और इस चुनाव में एक प्रतिनिधि जो थे, कोई भी एक प्रतिनिधि वह 10 लाख जनता का प्रतिनिधित्व कर रही थी। एक प्रतिनिधि 10 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करता था। और अगर हम बात करें चुनाव चिन्ह की, तो संविधान सभा का चुनाव चिन्ह जो था, संविधान सभा का चुनाव चिन्ह, तो यह चुनाव चिन्ह हाथी हुआ करता था। संविधान सभा का चुनाव चिन्ह हाथी था। अब हम आगे बात करेंगे संविधान के सुलेखन के बारे में। यानी संविधान जब लिखा गया था तो वो 2 संस्करणों में लिखा गया था। शुरुआत में मूल संविधान जो था 2 संस्करणों यानी हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया था। तो हिंदी संस्करण के सुलेखक कौन थे, फिर अंग्रेजी संस्करण के सुलेखक कौन थे, इसके बारे में भी जानते हैं। लेकिन इससे पहले जो हमने बात किया कि जो हमारा संविधान सभा था उसके सदस्यों का चुनाव एमएलए के माध्यम से हुआ, यानी डायरेक्ट जनता नहीं चुनकर अपने प्रतिनिधि को भेजी थी, बल्कि एमएलए ने अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया। यानी यहाँ हम लिख सकते हैं कि इसमें वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया था। यहाँ हम लिख सकते हैं कि वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया। वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया। इसके आगे हम बात करते हैं संविधान के सुलेखन के बारे में। संविधान का सुलेखन, संविधान का सुलेखन तो यदि हम संविधान के सुलेखन के बारे में बात करें तो जो हमारा भारतीय संविधान था वह कुल 251 पेजों में लिखा गया था। हमारा संविधान भारतीय संविधान कुल 251 पृष्ठों यानी पेज में 251 पृष्ठों में लिखा गया।
लिखा गया और जो इसके पेज थे, इस पेज का आकार क्या था? तो हम बात करते हैं पृष्ठों के आकार के बारे में। पृष्ठों का आकार, तो पृष्ठों का आकार था 16x22, यानी 16 इंच इसकी चौड़ाई हुआ करती थी और 22 इंच इसकी लंबाई। यह हमारे संविधान के पृष्ठों का आकार था। अब आगे हम बात करते हैं कि इस संविधान के सुलेखन में इसका संस्करण जो था, इसके कुल 2 संस्करण थे। पहला हिंदी और दूसरा अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी। तो हिंदी संस्करण के सुलेखक कौन थे? हिंदी संस्करण के सुलेखक थे वसंत कृष्ण वैद्य। वसंत कृष्ण वैद्य। और यदि हम बात करें अंग्रेजी संस्करण के सुलेखक के बारे में, तो अंग्रेजी संस्करण के सुलेखक थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अब आगे हम बात करते हैं कि यह जो संविधान का पृष्ठ हुआ करता था, उसकी सजावट किसने की थी? क्योंकि जो हमारा संविधान का पृष्ठ था यानी पेज, उसके चारों तरफ बहुत सारी बहुत ही आकर्षक रूप से सजावट की गई थी। तो इसकी सजावट किसने की थी? तो अगर हम बात करें पृष्ठों की सजावट, संविधान के पृष्ठों की सजावट, पृष्ठों की सजावट, तो संविधान के पृष्ठों की सजावट की थी नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस ने की थी। और एक और चीज है हमारी प्रस्तावना यानी प्रियम्बल। तो अगर हम बात करें प्रस्तावना की, तो इस प्रस्तावना के पृष्ठों की सजावट, प्रस्तावना के पृष्ठों की सजावट, तो यह किसने की? इसमें नाम आता है व्यूहर राम मनोहर सिन्हा। राम मनोहर सिन्हा। यदि सजावट में बात करें तो जहां संविधान के पृष्ठों की सजावट नंदलाल बोस ने की, वहीं अगर प्रस्तावना के पृष्ठों की सजावट की बात की जाए तो यह व्यूहर राम मनोहर सिन्हा ने की थी। अब आगे हम बात करते हैं कि यह जो हमारा संविधान बनकर आज जो तैयार है, आज जो हमारे पास एक संविधान है, वह क्या जो संविधान सभा में सदस्य थे उनके ही मन की उपज थी? क्या उन्होंने ही अपने सोच समझ से इतने बड़े संविधान का, जो कि हमारा भारतीय संविधान है, विश्व का सबसे विस्तृत और लिखित संविधान माना जाता है, तो क्या इसमें हम कह सकते हैं कि जो संविधान सभा के
389 सदस्य थे। इन सदस्यों के द्वारा ही केवल संविधान पर विचार करके उसे लिख दिया गया, तो ऐसा नहीं है। यह जो संविधान सभा के कुल सदस्य थे, इन्होंने विश्व के अधिकांश देश, यानी करीब कह सकते हैं 60 देशों का संविधान का अध्ययन किया। उन्होंने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। तत्पश्चात भारत के संविधान के बारे में उन्होंने विचार विमर्श करना शुरू किया और हर एक देश से कुछ ना कुछ एड ऑन करते हुए उसे संशोधित रूप में या फिर प्रत्यक्षता पूर्णता उसी को लेकर एड ऑन करते हुए, मतलब हमारा जो आज का संविधान है वह तैयार हुआ है। तो अगर हम बात करें हमारा संविधान कुल 60 देशों के संविधान का, हमारा भारतीय संविधान कुल 60 देशों के संविधान के गहन अध्ययन का परिणाम है। यानी हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने विश्व के 60 देशों के संविधान का पहले अध्ययन किया, तब उन्होंने संविधान के निर्माण के बारे में विचार विमर्श किया। अध्ययन का परिणाम है। अब इसके आगे हम बात करते हैं कुल खर्च के बारे में। यानी हमारे संविधान के निर्माण में कुल खर्च कितने हुए थे। तो अगर हम कुल खर्च की बात करें, कुल खर्च, तो संविधान के निर्माण में कुल 63,96,729 रुपए का खर्च हुआ था। हमारे संविधान के निर्माण में कुल 63,96,729 रुपए का खर्च हुआ था। और संविधान निर्माण में लगे कुल समय के बारे में बात करें तो कुल समय, तो हमारे संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। 18 दिन का समय लगा। अब इसके आगे हम बात करते हैं कि संविधान के बनाने में, संविधान के निर्माण में कुल कितनी बैठकें बुलाई गई थी। यानी शुरू से लेकर जब तक संविधान को लागू नहीं कर दिया गया तब तक कुल कितनी बैठकें हुई, कुल कितने वाचन इस पर किए गए, इसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे संविधान में कुल 11 सत्र हुए। अगर कुल सत्र की बात करें, जिसे हम बैठक भी बोल देते हैं, तो संविधान निर्माण में कुल 11 बैठकें बुलाई गई थी, कुल 11 सत्र। लेकिन अगर हम अंतिम बैठक को ऐड ऑन कर दें, अगर हम अंतिम बैठक को ऐड ऑन कर दें तो अंतिम बैठक को लेकर कुल 12 सत्र हुए थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने अंतिम बैठक को अलग से ऐड ऑन क्यों किया, इस साथ में ही क्यों नहीं ऐड किया। तो हमारा जो एनसीईआरटी है, वह अगर बात करें संविधान सभा के सत्र के बारे में, तो हमारा एनसीईआरटी 11 सत्र मानता है। क्योंकि हमारा एनसीईआरटी जो अंतिम बैठक बुलाई गई थी उसमें संविधान पर कोई ज्यादा क्रियाकलाप नहीं हुए, तो इसीलिए इसे पृथक रूप में अंतिम बैठक के रूप में मान्यता देता है। तो इसीलिए हम 12 सत्र अलग से लिखे हैं। क्योंकि अगर एग्जाम में ये कह दिया जाए, यह मेंशन हो कि अंतिम बैठक को लेकर कुल कितने सत्र हुए थे,
तब हमें 12 टिक करना है, लेकिन सिर्फ एग्जाम में अगर कुल सत्र पूछा जाए तो उसमें 11 टिक करना है। यही दोनों में अंतर था। इसके आगे हम बात करेंगे कि हमारे संविधान निर्माण में प्रारूप पर विचार कितने दिन और किस वाचन के अंतर्गत कराए गए। तो इसमें हम जानेंगे कि संविधान निर्माण में प्रारूप पर विचार कुल 114 दिनों में 3 वाचन के अनुसार किया गया। यानी अगर हम प्रारूप पर विचार की बात करें तो इसमें कुल 3 वाचन करवाए गए थे और इस 3 वाचन को संपन्न करने में 114 दिन का समय लग गया था। इस 3 वाचन को संपन्न करने में 114 दिन का समय लग गया था। अब यह वाचन क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। यह जो वाचन है यह क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो यह जो हमारा 3 वाचन है, जिसमें से अगर हम पहले की बात करें तो हमारे पहले वाचन में विधेयक का परिचय दिया जाता है। विधेयक का परिचय दिया जाता है। यानी उस समय जो हम अपने देश के भविष्य के लिए कैसे नियम कानून बनाएंगे उसका एक खाका तैयार करके उसको प्रस्तुत किया जाता है। और अगर इस वाचन में दूसरा की बात करें तो दूसरा में इस विधेयक को जब प्रस्तुत किया गया तो उस पर विस्तार पूर्वक चर्चाएं होने लगी। ये हमारा दूसरा वाचन था। और तीसरा वाचन था कि इसमें से जो चीजें ऐड ऑन करने लायक है उसे हम रखेंगे और जो फालतू की चीजें हैं उसे हम अपने संविधान में सम्मिलित नहीं करेंगे। यानी इसमें जो भी स्वीकृत करने लायक चीजें हैं उसे स्वीकृत किया गया और कुछ जो ऐसी चीजें थी जिसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो उसे अस्वीकृत किया गया। यह 3 वाचन के आधार पर ये कार्य किए गए। अब आगे हम बात करें इसके आगे हम बात करते हैं कि हमारा जो संविधान बनकर जब तैयार हुआ तो इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ। तो हमारे संविधान का प्रकाशन यह हुआ देहरादून से। संविधान का प्रकाशन हुआ देहरादून से। अब आगे हम बात करते हैं कि हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ। संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान बनकर तैयार हुआ तो यह हुआ 26 नवंबर 1949। और यह जो 26 नवंबर 1949 का डेट है
इस 26 नवंबर को ही, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था, तो 26 नवंबर के डेट को याद रखने के लिए हम विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। विधि दिवस 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आगे हम बात करते हैं संविधान के लागू होने की। आगे हम बात करेंगे संविधान के लागू होने की। संविधान लागू, तो हमारा जो संविधान है वह 2 चरणों में लागू किया गया। हमारा जो संविधान है वह 2 चरणों में लागू किया गया। यह सबसे पहले आंशिक रूप से अगर हम आंशिक रूप से बात करें तो आंशिक रूप से इसे 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। यानी जिस दिन हमारा संविधान पूर्णतः बनकर तैयार हो गया उसी दिन आंशिक रूप से इसे लागू कर दिया गया, 26 नवंबर 1949 को। और इस दिन कुल 16 अनुच्छेद को लागू किया गया। इस दिन केवल 16 अनुच्छेद को लागू किया गया। 16 अनुच्छेद को लागू किया गया। अब अगर हम बात करें पूर्ण रूप से यह कब लागू हुआ, तो पूर्ण रूप से इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को ही पूर्णतः बनकर तैयार हो गया, फिर लागू करने में ऐसा कंट्राडिक्शन क्यों कि थोड़ा सा आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू करके बाकी संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ऐसा क्यों? तो यह जो 26 जनवरी का डेट है, यह 1950 से 20 साल पहले अगर हम जाएंगे तो 1929 की बात है, जब लाहौर में कांग्रेस का लाहौर सेशन था जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और इस सेशन में यह निर्णय लिया गया कि अगले वर्ष, यानी हम सभी जानते हैं कि यह जो हमारा आईएनसी यानी कांग्रेस का सेशन होता था, अगर वार्षिक सेशन की बात करें तो हर साल वह दिसंबर माह में हुआ करता था। तो अगर हम बात करें कि सेशन दिसंबर में हुआ, तो इसके अगर हम दिसंबर के बाद की बात करें तो यह जनवरी ही आएगा। और जनवरी को एक डेट रखा गया 26 जनवरी। तो इस सेशन में जो हमारा सेशन था 1929 का लाहौर अधिवेशन, तो उसमें यह निर्णय लिया गया कि हर वर्ष हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। हर वर्ष हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन 26 जनवरी अब 1929 में यह सेशन हुआ, उसके अगले वर्ष 26 जनवरी 30 को आएगा, 1930 को। तो 1930 में रावी नदी के तट पर 26 जनवरी को जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया और स्वतंत्रता दिवस मनाया। इसी डेट को याद रखने के लिए, क्योंकि हमारा जो देश है, हमारा देश भारत, वह 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। यानी आजाद होने की तिथि थी 15 अगस्त। तो अब हमारा देश 15 अगस्त को आजाद हो गया। तो हम इस आजादी की तिथि को, जो कि इतने वर्षों से लोग इंतजार कर रहे थे आजादी की, तो इस आजादी की तिथि को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते थे। तो हमारी आजादी की तिथि भी बची रह जाए और जो हमने कुछ साल पहले आजादी मनाई थी उसकी तिथि को भी ध्यान में रखा जाए भविष्य में। इसके लिए संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने की तिथि संविधान सभा के सदस्यों ने 26 जनवरी 1950 को रखी। यही इसके पीछे की कहानी थी। और यह 26 जनवरी 1950 को
यह पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। इसके आगे हम बात करेंगे संविधान के आकार के बारे में, यानी हमारा जो संविधान है उसका आकार क्या है। तो अब हम बात करेंगे संविधान का आकार। संविधान का आकार तो इस संविधान के आकार में हम दो तरह से इसे जानेंगे। पहला हम जानेंगे मूल संविधान में। मूल संविधान में तो अगर हम मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में कुल 45,000 से अधिक शब्द थे। 45,000 से अधिक शब्द थे। इसके आगे बात की जाए अनुच्छेद के बारे में तो कुल 395 अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद, और इस 395 अनुच्छेदों को कुल 22 भागों में विभाजित किया गया था। तो कुल 22 भाग हुआ करते थे, 22 भाग, और मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। अगर आज के डेट में देखें तो कुल 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। तो अब हम लगे हाथ बात कर लेते हैं वर्तमान संविधान के बारे में। तो इसके वर्तमान स्वरूप की बात की जाए, इसका वर्तमान स्वरूप तो बहुत सारे संशोधनों के द्वारा कुछ और इसमें ऐड ऑन किए गए हैं। तो आज वर्तमान में कुल 470 अनुच्छेद हैं। कुल 470 अनुच्छेद हैं। अगर भाग की बात की जाए तो 25 भाग हैं। इन 470 अनुच्छेदों को कुल 25 भागों में विभाजित किया गया है। और अगर अनुसूचियों की बात की जाए तो कुल 12 अनुसूचियां हैं। कुल 12 अनुसूचियां हैं। अब इसके आगे हम बात कर लेते हैं कुछ और भी चीजें जो हमारे संविधान में कब कब अपनाया गया, इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रस्तावना की, यानी जिसे पहले उद्देशिका प्रस्ताव कहा जाता था। उद्देशिका प्रस्ताव, आज हम इसे प्रस्तावना कहते हैं। तो उद्देशिका प्रस्ताव की बात की जाए तो यह 22 जनवरी, उद्देशिका प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। अब हम बात करते हैं राष्ट्रध्वज के बारे में। अगर बात की जाए राष्ट्रध्वज के बारे में तो इस राष्ट्रध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया? तो राष्ट्रध्वज को संविधान सभा ने 22 जुलाई
22 जुलाई 1947 को अपनाया। और यह जो हमारा राष्ट्र ध्वज है, इसको किसने तैयार किया था? तो इसको तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। हमारे राष्ट्र ध्वज को पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। पिंगली वेंकैया ने तैयार किया। लेकिन जब पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रध्वज को तैयार किया तो वह राष्ट्रध्वज आज के राष्ट्रध्वज जैसा नहीं था। उस समय तीनों कलर तो सेम थे, लेकिन उस समय बीच में जो आज चक्र हुआ करता है, उस समय अशोक चक्र नहीं हुआ करता था। उस समय बीच में चरखा का चित्र था। पिंगली वेंकैया ने जो राष्ट्रध्वज का निर्माण किया उसमें चरखा का चित्र हुआ करता था। लेकिन जब 22 जुलाई 1947 को हमारे संविधान सभा के द्वारा इसे अपनाया गया तो इसमें संशोधन करके अपनाया गया। इस समय जब अपनाया गया तो इस राष्ट्रध्वज में चरखा का चिन्ह नहीं था, बल्कि संशोधित करके इस समय संशोधित करके अशोक चक्र के साथ अपनाया गया। अशोक चक्र के साथ अपनाया गया। एक और नोट करने लायक फैक्ट है, उसे भी नोट कर लेते हैं। हमारे संविधान सभा में दो बहुत बड़े महापुरुष थे जिन्होंने भाग नहीं लिया था। उन दोनों का नाम क्या है? तो एक है महात्मा गांधी और दूसरे थे मोहम्मद अली जिन्ना। महात्मा गांधी तथा मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये हमने इसलिए नोट करवा दिया क्योंकि यह दो बहुत बड़ी हस्तियां हैं, तो लोग सोचते होंगे कि ये तो संविधान सभा में होंगे ही, लेकिन ये नहीं थे संविधान सभा में। अब इसके आगे की बातें हम कल के क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आज की क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। यदि हमारे सेशन में नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने सभी दोस्त में स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय हिंद।